आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे सुलह मुआशियात के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड से रिलेटेड करेंगे, यानी जिन पे स्टार लगे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैनुल-अक़वामी तिजारत। बैनुल-अक़वामी तिजारत को गैर मुल्की तिजारत, बैरूनी तिजारत भी कहते हैं, यानी ऐसी तिजारत जो दो मुख्तलिफ तरह के मुल्क के बाशिंदों के दरमियान में की जाती है उसे बैनुल-अक़वामी तिजारत कहते हैं। इसकी बेसिकली 3 इक़साम है: दरामद, बरामद यानी दरामदी तिजारत, बरामदी तिजारत और इंटरपार्ट तिजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्की तिजारत। इसको अंदरूनी तिजारत या घरेलू तिजारत भी कहते हैं। तो ऐसी तिजारत जो एक ही मुल्क के बाशिंदों के दरमियानी में एक ही मुल्क या दूध के अंदर रह के की जाती है उसे कहते हैं मुल्की तिजारत। और बेसिकली इसकी 2 इक़साम है: थोक फरोश और परचून फरोश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनके दरमियान का फ़र्क, जो कि हम लाइन लगा के इस तरीकाकार से डेफिनेशन को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली बच्चे हम इनकी तिजारत की इक़साम बता के अपने शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पाकिस्तान की 2 अहम बरामदात, यानी बरामदात का मतलब होता है वो अशिया जो कि बाहर के मुल्क फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। इसमें कपास है, गन्ना, चावल, सब्जियाँ, फल वगैरह शामिल हैं। तो बेसिकली हमें 4 चीज़ें बरामदात में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बैनुल-अक़वामी तिजारत के 2 नुकसानात, यानी अगर बैनुल-अक़वामी तिजारत बहुत ज़्यादा की जाए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। बाज़ दफ़ा सियासी ग़ुलामी में मुल्क आ जाता है, यानी सियासी ग़ुलामी। उसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर मुल्की सनतों को नुकसान, बेरोज़गारी का ख़तरा, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम बाहर के मुल्क से ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो मुल्क की चीज़ें लोग पसंद ही नहीं करते। मुल्की सनतों को नुकसान, जब मुल्की सनतों को नुकसान होता है इस सूरत में बेरोज़गारी का ख़तरा पैदा होता है। और उसके अलावा नशावर अशिया का फैलाव, यानी बैनुल-अक़वामी तिजारत के ज़रिए से बाज़ दफ़ा नशावर अशिया बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो बेसिकली इसके हमने 4 नुकसानात का यहाँ पर ज़िक्र किया। मुल्की सनतों को नुकसान, बेरोज़गारी का ख़तरा, नशावर अशिया का फैलाव, सियासी ग़ुलामी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तवाज़ुन तिजारत। किसी भी मुल्क में एक साल के दौरान होने वाली मरी अशिया की दरामदात और बरामदात का हिसाब किताब तवाज़ुन तिजारत कहलाता है। बच्चे यहाँ पर सिर्फ मरी अशिया होंगी। मरी का मतलब होता है वो अशिया जो कि मादी वज़न रखती हैं, यानी हम कह सकते हैं तवाज़ुन तिजारत के अंदर सिर्फ अशिया शामिल हैं और तवाज़ुन अदायगी के अंदर खिदमात भी शामिल हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी यही है, मरी अशिया की दरामदात और बरामदात का हिसाब किताब, यानी कि किसी भी मुल्क में एक साल के दौरान होने वाली मरी अशिया की दरामदात और बरामदात का हिसाब किताब तवाज़ुन तिजारत कहलाता है। और तवाज़ुन अदायगी में क्या आएगा, किसी भी मुल्क में एक साल के अरसे में होने वाली मरी और गैर मरी, मतलब दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी अशिया भी शामिल हैं और खिदमात भी शामिल हैं। तो मरी और गैर मरी अशिया की दरामदात और बरामदात का हिसाब किताब तवाज़ुन अदायगी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मरी अशिया क्या होती हैं। ऐसी अशिया जो मादी हैसियत रखती हैं, यानी जो देखी या उन्हें छुआ जा सकता है, देखा और छुआ जा सकता है, मरी अशिया कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गैर मरी मदात। मदात का मतलब होता है सूरतें, यानी गैर मरी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली हमने कहा मरी का मतलब होता है अशिया और गैर मरी अशिया मतलब खिदमात की बात की जा रही है। तो अब हमारे पास खिदमात में है गैर मुल्की कंपनियों की खिदमात का मुआवजा, यानी गैर मुल्की जितनी भी कंपनियां हमारे मुल्क में काम कर रही हैं उनकी खिदमात का मुआवजा। उसके अलावा दूसरे ममालिक पर तालीम पर अखराजात, यानी हमारे जितने भी कंट्री के लोग दूसरे ममालिक जाके तालीम हासिल कर रहे हैं उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में इलाज मुआलिज पर अखराजात, यानी जो भी कोई शख्स इलाज मुआलिज के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाता है वहाँ पर जो भी पैसे खर्च होते हैं तो इसका मतलब वो गैर मरी में शामिल होंगी। नेक्स्ट है दूसरे ममालिक में सैरो सियाहत पर अखराजात, यानी सैरो सियाहत पे जितने भी अखराजात आते हैं वो सारे के सारे गैर मरी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरह मुबादला की तारीफ। तो किसी भी एक मुल्क की करेंसी की किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में कीमत कहलाती है शरह मुबादला। जैसे हम इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि $1 हमारे पास इक्वल है $280 के। तो $1 इक्वल है अगर $280 के, इसका मतलब है किसी एक मुल्क की करेंसी को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में जाहिर करना कहलाता है शरह मुबादला।
किसी एक मुल्क की करेंसी की किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में कीमत कहलाती है शरह मुबादला। हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल $1 इज़ इक्वल टू 280 रुपीज़। तो बेसिकली जो हम फ़र्क बता रहे हैं कि एक मुल्क की करेंसी की दूसरे मुल्क की करेंसी की नज़र में क्या अहमियत है, एक मुल्क की करेंसी की किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में कीमत शरह मुबादला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर मरई अशिया की तारीफ़। तो गैर मरई अशिया का मतलब हमने पहले भी बताया, इसका मतलब खिदमात होता है। इसमें देखा जाए तो जितने भी बैंक, बीमा कंपनियां, तालीमी अखराजात, तो सारे के सारे ये जितने भी अदारे हैं ये बेसिकली जो है चीज़ें नहीं बना रहे बल्कि खिदमात दे रहे हैं। बैंक, बीमा कंपनी, तालीमी अखराजात वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैन अवी ज़री फंड यानी IMF के क़याम का मकसद। तो इसके क़याम का मकसद इसके मेंबरान के दरमियान मुआशी और मालियाती तावन को बढ़ाने के साथ साथ दुनिया की तिजारत की मुतवाज़न तरक्की के लिए सहूलत फराहम करना होता है। यानी बैन अवी ज़री फंड एक ऐसी तंजीम है जो अपने मेंबर ममालिक की तवाज़ुन दायगी को बेहतर करने के लिए उसे ज़र मुबादला यानी गैर मुल्की करेंसी को फराहम करती है। लेकिन ये गैर मुल्की करेंसी सिर्फ उन्हीं ममालिक को देती है, ज़र मुबादला सिर्फ उन्हीं ममालिक को देती है जो इस तंजीम के रुकन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तामीन की पॉलिसी। बेसिकली यहाँ पर जो है ये एक ऐसी पॉलिसी का मतलब होता है असूल। इस पॉलिसी में हुकूमत अपनी सनतों को बैरूनी मुकाबले से महफूज रखने के लिए दरामदात पर दरामदी ड्यूटी या लगा देती है या इसका कोटा मुकर्रर कर देती है। तो बेसिकली अगर हमने पहले भी बात की बैन अवी तिजारत ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब मुल्की चीज़ों को जो है मुल्की सनतों को नुकसान होगा, क्योंकि मुल्की चीज़ें तो लोग आवाम पसंद ही नहीं करेगी, गैर मुल्की ज़्यादा खरीदेगी। अब गैर मुल्की चीज़ें मुल्क में कम आई हैं, नहीं दरामदात कम हो, इसीलिए हुकूमत उस पर जो है दरामदी ड्यूटी लगा देती है। यानी एक किस्म की ये रुकावट पैदा की जाती है। जब दरामदी ड्यूटी लगाई जाएगी इसका मतलब दरामद कनीदा को वो पैसे अदा करने पड़ेंगे और इस सूरत हाल में वो चीज़ें कम दरामद करेगा। और यहाँ फिर इस पर कोटा मुकर्रर किया जाता है यानी लिमिट मुकर्रर की जाती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें बाहर के मुल्क से मंगवानी है, इससे ज़्यादा नहीं मंगवानी है। तो यहाँ पर मिकदार मुकर्रर कर दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपकी पॉलिसी में बेसिकली क्या होता है, ये जब एक इजारादार का मतलब होता है किसी शख्स या अदारे को किसी चीज़ को बनाने पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होना। जब एक इजारादार यानी जो वो चीज़ बना रहा है वो पूरे मुल्क में कोई भी नहीं बना रहा, उसका नई मुल बदल मौजूद नहीं है, तो इजारादार बैन अवी मंडी में शय की कीमत कम रखे, यानी बाहर के मुल्क चीज़ जो बना रहा है वो कम कीमत पे फ़रोख्त करे लेकिन मुल्की मंडी में शय की ज़्यादा कीमत वसूल करे, तो इसे अगराक की पॉलिसी कहते हैं। अमूमन इजारादार ऐसा ही करते हैं, यानी वो जहाँ पर जो उनकी मुल्की मंडी होती है उन्हें पता होता है कि उनका नई मुल बदल वहाँ पर मौजूद नहीं है, उन जैसी चीज़ और कोई भी नहीं बना रहा, तो उस वक़्त वो कोशिश करते हैं वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करें मुल्की मंडी से और बैन अवी मंडी में वो अपनी चीज़ को कम कीमत पर फ़रोख्त करते हैं। मंडी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर अशिया और खिदमात की खरीदो फरोख्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निस्बत बरामद से क्या मुराद है। निस्बत का मतलब होता है मिकदार। तो दरामदाद और बरामदाद की मिकदार यानी सोचा जाए इस दफ़ा कितनी चीज़ें खरीदी, दरामद कितनी की या फिर बरामद कितनी की, तो उसकी जो मिकदार होगी उसे कहेंगे दरामद बरामद निस्बत। तो यहाँ यही लिखा हुआ है दरामदाद और बरामदाद की मिकदारी निस्बत दरामद बरामद कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सरकारी मालियात। सरकारी मालियात मुआशियात की एक ऐसी शाख है जिसमें सरकार का मतलब होता है हुकूमत, जिसमें हुकूमत की आमदनी और खर्च का मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निजी मालियात। तो निजी मालियात में निजी का मतलब होता है ज़ाती मालियात, यानी इसमें अफराद की आमदनी और खर्च का मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
हुकूमत के 4 अहम ज़राए आमदनी, यानी ऐसे कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे हुकूमत आमदनी इकट्ठी करती है। तो सबसे पहला जिससे सबसे ज़्यादा हुकूमत आमदनी इकट्ठी करती है वो हमारे पास है टैक्स। उसके बाद है फ़ीस, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, लाइसेंस फ़ीस। उसके अलावा हमारे पास है कीमत, मतलब जैसे हम देखा जाए तो हुकूमत बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आवाम को फ़रोख्त करती है और उसकी कीमत वसूल करती है। जैसा कि वापडा की बिजली, यानी जहाँ हुकूमत अशिया खिदमात को फ़रोख्त करके इसकी रकम वसूल करती है तो बेसिकली उसे कीमत कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास है खसूसी तशख़ीस। अगर बच्चे यहाँ पर 4 ज़राए नहीं भी लिखा होता फिर भी हमने कम अज़ कम 4 ज़राए लिखने थे। खसूसी तशख़ीस का मतलब होता है हुकूमत किसी इलाके को जो है मुत्ती तरह की सहूलतें फ़राहम करती है, यानी बिजली की, पानी की सहूलत फ़राहम करती है। इस सूरत हाल में उस इलाके की जो जगह की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इस जगह की कीमत बढ़ने के बाद उन इलाकों के, उन जगहों के जो भी ज़िम्मेदार वगैरह होते हैं, जो भी मालिक होते हैं, उनसे हुकूमत एक ख़ास रकम वसूल करती है, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें कुछ ख़ास सहूलियात दी होती हैं, खसूसी तशख़ीस दी होती है, सहूलतें फराहम की होती हैं, तरक्याती अखराजात वगैरह क्योंकि वहाँ पे किए होते हैं। इसलिए हुकूमत जो रकम वसूल करती है उसे हम बेसिकली कहते हैं खसूसी तशख़ीस, और ये हुकूमत के ज़राए आमदनी में शामिल होती है। तो बेसिकली ये रकम इसमें शामिल होगी जो खसूसी तशख़ीस के तौर पे वसूल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत के अखराजात के 4 अहम मदात। मदात का मतलब होता है सूरतें, यानी हुकूमत अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करती है जो उसने इकट्ठे किए होते हैं। तो दफा यानी हिफाजत पे, बहरी, बड़ी, हवाई, जितनी भी फ़ौज हिफाजत कर रही होती है उस पर जितना भी खर्चा आता है हुकूमत करती है। उसके अलावा नज़्म व नस्क के आमा पे, यानी जो भी जो है नज़्म व ज़ब्त को कंट्रोल कर रहे होते हैं उन सब पे पैसे हुकूमत खर्च करती है। सेहत यानी गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं, अदारे हैं, उस सारे पे हुकूमत पैसे खर्च कर रही होती है। और लास्ट हमारे पास है तालीम, यानी जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, वो सारे हुकूमत उन पर पैसे खर्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुतज़ायद टैक्स। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, अगर आमदनी की कमतर सतह पर कम शरह से टैक्स लगाया जाए और आमदनी की बुलंदतरीन सतह पर बुलंद शरह से टैक्स लगाया जाए, यानी आमदनी के बढ़ने पर टैक्स बढ़े और आमदनी के कम होने पर टैक्स भी कम हो, उसे कहते हैं मुतज़ायद टैक्स। वैसे देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि आप हर क्वेश्चन की अपने से एग्जाम्पल दे दें। जैसे किसी भी शख्स की आमदनी जो थी वो 1 लाख थी, उस पर टैक्स लगाया गया 2%। इसी तरीक़ाकार से आमदनी हो गई हमारे पास 2 लाख, और इसका मतलब टैक्स भी बढ़ जाएगा, टैक्स की शरह भी बढ़ जाएगी और वो हमारे पास 4% हो जाएगा, टैक्स की शरह 4% हो जाएगी। तो बेसिकली आमदनी के बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, आमदनी के कम होने से टैक्स कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है तंजीली टैक्स। ये इसके बिल्कुल उलट होता है, यानी आमदनी की कमतर सतह पर ज़्यादा शरह से टैक्स और आमदनी की बुलंदतरीन सतह पर कम शरह से टैक्स लगाया जाता है। कह सकते हैं जब आमदनी बढ़ती है तो टैक्स कम होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं तंजीली टैक्स। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है फाजल बजट। तो बेसिकली बजट का मतलब होता है आमदनी और खर्च का हिसाब किताब, बजट कहलाता है। अब यहाँ पे फाजल बजट है। फाजल बजट को मुआफिक, यानी मुआफिक का मतलब होता है साजगार, यानी मस्बत होना, अच्छा असर डालना। तो फाजल बजट को हम लोग मुआफिक यानी साजगार बजट भी कहते हैं। उसके अलावा मस्बत बजट भी बजट भी कहते हैं। तो यहाँ होता क्या है, अगर हुकूमत की आमदनी, यहाँ पर बच्चे ये नहीं पता चल रहा है ये निजी बजट की बात हो रही है या फिर हुकूमती बजट की बात हो रही है। निजी का मतलब होता है ज़ाती, यानी किसी फ़र्द के बजट की बात हो रही है या फिर हुकूमत के बजट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि ये हुकूमती बजट की ही बात हो रही है। अब अगर हम कहें कि ये फ़ायदेमंद है, इसका मतलब है आमदनी ही ज़्यादा होगी हुकूमत की और ख़र्च कम होगा, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर खर्च ज़्यादा होगा फिर तो लोन वगैरह किसी से लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हुकूमत की आमदनी खर्च से ज़्यादा हो तो ऐसे बजट को फाजल बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलावास्ता टैक्स। बलावास्ता टैक्स का मतलब होता है बिक्री टैक्स। बिक्री टैक्स भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है टैक्स जिस शख्स पर लगाया जाए वो उसके पैसे अदा नहीं करे बल्कि उसका बोझ दूसरे पे मुंतकिल कर दे, उसे कहते हैं बलावास्ता इनडायरेक्ट यानी बिक्री टैक्स। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सेल्स टैक्स। बेसिकली जो सेल्स टैक्स होता है
वो लगाया जाता है जो आजर होता है, यानी जो चीज़ बना रहा होता है उस पे, लेकिन वो उसका बोझ जो है साड़ी पे मुंतकिल कर देता है, यानी जो उसकी चीज़ बना रहा होता है, जो चीज़ इस्तेमाल करने वाला होता है उसकी जेब से निकलवाता है, यानी जो कॉस्ट होती है उसके अंदर जो इसने टैक्स अदा किया होता है आजर ने, वो भी उसके अंदर ऐड कर देता है। तो बेसिकली जिस शख्स पर आयद हो वो खुद इसको अपनी जेब से अदा ना करे बल्कि इसका बोझ अगले पर मुंतकिल कर दे। एग्जाम्पल लिखने हमने नहीं भूलनी है। सेल्स टैक्स, नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी जो आमदनी पर लगाया जाता है। लोग या अदारे अपनी आमदनी पर जो टैक्स अदा करते हैं वो इनकम टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जो दरामदाद और बरामदाद पर टैक्स अदा किया जाता है। हुकूमत दरामदाद और बरामदाद पर जो महसूल वसूल करती है। महसूल का मतलब होता है टैक्स। तो कह सकते हैं कि वो टैक्स जो दरामदाद और बरामदाद पर लगाया जाता है इसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हुकूमत तो वसूल करेगी टैक्स, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है महसूल यानी टैक्स वसूल करती है। हम बहुत आसान अल्फाज में भी लिख सकते हैं वो टैक्स जो कि दरामदाद और बरामदाद पर लगाया जाता है इसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराह रास्त या बिला वास्ता, यानी वास्ते के बगैर। इसका मतलब ये डायरेक्ट टैक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है भला वास्ता टैक्स के बिल्कुल उलट है, यानी वो टैक्स जो जिस शख्स पे लगाया जाए, जिस शख्स पर आयद हो वही उसके पैसे अपनी जेब से अदा करे, तो उसे कहते हैं बराह रास्त या फिर बिला वास्ता टैक्स। तो इसकी मिसाल है इनकम टैक्स, यानी जिस भी शख्स की इनकम पर टैक्स लगता है वो उसके पैसे अपनी जेब से अदा करता है, किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं करता। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंस है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का। जो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस शख्स पे लागू होता है वो उसके पैसे अपनी जेब से ही अदा करता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस शख्स पे आयद यानी लागू होता है वो उसके पैसे अपनी जेब से अदा नहीं करता बल्कि उसका जो बोझ है वो अगले शख्स पे मुंतकिल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़कात की तारीफ। हर साबिन निसाब मुसलमान एक साल गुजरने के बाद एक ख़ास शरह से जो अपने मालो दौलत में से अदा करता है उसे कहते हैं ज़कात। जो मालो दौलत में से रकम अदा करता है उसे ज़कात कहते हैं। और मुस्तहक़ीन ज़कात जो है यानी ज़कात जिनको अदा की जाती है वो 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उशर की तारीफ़। तो ज़कात की जो पैदावार पे अदा की जाती है उसे उशर कहते हैं, यानी अगर हम ज़मीन की काश्तकारी कर रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए तो इसका मतलब उस पर जो हम ज़कात अदा करेंगे उसे उशर कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा है उशरी ज़मीन की पैदावार से अगर मुनाफा हासिल करना मकसूद हो यानी मकसद हो, ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं नफ़ा कमाने के लिए, तो इस पैदावार की ज़कात जो फ़र्ज़ होगी उसे कहेंगे ये ज़कात उशर कहलाएगी, यानी जो ज़कात पैदावार पर फ़र्ज़ होगी उस ज़कात को कहेंगे उशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात और टैक्स में फ़र्क। तो बेसिकली टैक्स जो है वो किसी भी वक्त माफ़ किया जा सकता है, यानी हुकूमत माफ़ कर सकती है, लेकिन ज़कात हर साबिन निसाब मुसलमान को देना होता है, ये नाकाबिले माफ़ी होती है, यानी ज़कात नाकाबिले माफ़ी है लेकिन टैक्स कभी भी हुकूमत माफ़ कर सकती है। नेक्स्ट है शरह, यानी हम शरह की बात करें तो टैक्स की शरह जो है यानी जो परसेंटेज होती है कितने फ़ीसद टैक्स लगाया जाए, तो वो हुकूमत वक्त के मुताबिक तब्दील करती रहती है, कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन ज़कात की शरह हमेशा मुअय्यना यानी मुकर्रर रहती है जो कभी भी तब्दील नहीं होती। उसके अलावा देखा जाए तो ज़कात सिर्फ मुसलमान अदा करते हैं और टैक्स जो है मुल्क के हर बशिंदे को अदा करना होता है। ज़कात की जो अदायगी है उसका बुनियादी मकसद होता है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, लेकिन टैक्स कभी भी कोई भी मुल्क का बाशिंदा खुशी से अदा नहीं करता बल्कि उसे बोझ समझकर अदा करता है। तो बेसिकली यही है हमारे पास ज़कात और टैक्स के दरमियान में फ़र्क। अमूमन ये MCQ भी पेपर में आता है कि कौन सी चीज़ है जो नाकाबिले माफ़ी है, तो इसका मतलब ज़कात जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। यही है हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।